नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी चौधरी और आज अपन एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे और आज के अपने टॉपिक का नाम है रेस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, रेस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब रेस्पायरेशन से है, श्वसन क्रिया से है। जब अपन सामान्यतया श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान यूज होने वाले जितने भी अपने ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी के, उन सभी ऑर्गन्स को अपन एक ही जगह स्टडी करें या फिर सभी ऑर्गन्स को एक जगह ग्रुप में मिला दिया जाए तो उन सभी ऑर्गन्स के ग्रुप को अपन बोलते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर अपन डिफरेंट टाइप के कई ऑर्गन्स को एक साथ पढ़ेंगे। यानी मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूं तो रेस्पायरेटरी सिस्टम किसी अकेले ऑर्गन से नहीं हो सकती है। यहां पे सेम प्रकार के या एक जैसे काम करने वाले कई ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ओके दोस्तों, जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, जिसके अंदर अपन सीरियल वाइज कई तरह की क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको बताऊं तो अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको कंप्लीटली पढ़ने के लिए कम से कम अपने को 40 हार्स के आसपास क्लासेस की जरूरत होगी। तो दोस्तों, इसके आगे की जो क्लासेस है, आज अपन क्लास 1 है जिसके अंदर जनरल डिस्कशन वगैरह और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन सुपरफिशियली पढ़ेंगे, बट इसके बाद सिस्टम वाइज आगे से आगे क्लासेस आती रहेगी, जिनको अपन मैं एक यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। तो आपको कभी भी जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाना है और चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में पहले भी, हालांकि मैंने बहुत सारे सिस्टम्स है जिनके डिटेल वाइज सारी क्लासेज है वो अपलोड कर रखी है, और इसी प्रकार से इसकी भी आगे आने वाली जितनी भी क्लासेज है उनको उसी के क्रम में मैं जोड़ता हुआ जाऊंगा, जिसके लिए ऐसे स्टूडेंट जिनको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है उनको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से जो कंटेंट है वो वैसे पेड प्लेटफॉर्म पे मिलता है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं से एक क्लास मिल गई, कहीं से एक क्लास मिल गई, इस प्रकार से होता है। लेकिन सिस्टम वाइज अपने यूट्यूब चैनल पे सिस्टम वाइज सभी क्लासेस 1 by 1 आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ओके दोस्तों, जब भी अपन रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने एयर अंदर लेने के लिए 2 रूट से अपन अंदर जा सकते हैं। एक अपने नेजल रूट से, जिसके अंदर आगे 2 नोस्ट्रिल होते हैं जो आगे नेजल कैविटी में जाता है, और एक अपनी ओरल कैविटी होती है। दोस्तों, जो नेजल कैविटी है वो आगे जाके जिस एक ट्यूब से कनेक्ट होती है उसको अपन बोलते हैं फेरेंक्स। ओके, फेरेंक्स से बोलते हैं, और वो नेजल कैविटी के सामने होता है, इसीलिए उसको अपन नेजोफेरेंक्स भी बोलते हैं। ओके, दूसरा उसी फेरेंक्स के अंदर जो अपनी ओरल कैविटी होती है वो जाके उस ट्यूब में कनेक्ट होती है। ओके, उसी ट्यूब में कनेक्ट होती है, जैसा कि एक डायग्राम से आप समझने की कोशिश करिए। ओके, इस डायग्राम से आप थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करिए। ये जो डायग्राम है वो आपकी यहां पे काफी हेल्प करेगा दोस्तों। ओके ओके दोस्तों, जब अपन यहां से जाते हैं अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले अपनी नेजल कैविटी होती है, जो कि आगे की तरफ ये अपने 2 नोस्ट्रिल होते हैं, और उसके बाद आगे की जो एक कैविटी होती है उसको बोलते हैं अपन नेजल कैविटी। ओके, ये क्या है? नेजल कैविटी है। दोस्तों, नेजल कैविटी जहां पे एंड होती है वहां से एक ट्यूब कनेक्ट होती है। देखिए यहां पे एक ट्यूब है, इस ट्यूब को यहां से लेके यहां तक की ट्यूब को अपन बोलते हैं फेरेंक्स। ओके, इसको अपन फेरेंक्स बोलते हैं। एक अपन ओरल कैविटी से भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जा सकते हैं। ओके, ओरल कैविटी से यानी माउथ से अपन एंटर करेंगे, और जैसे इस फेरेंक्स के अंदर जो ओपनिंग होगी इसके अंदर एंटर करेंगे तो अपन फेरेंक्स के अंदर चले जाएंगे। दोस्तों, रेस्पिरेटरी ट्रैक एक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक का थोड़ा कॉमन ट्रैक है। यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक का कुछ एरिया ऐसा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के काम में भी आता है। ओके, जिनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि ओरल कैविटी से जो अपन खान पीन करते हैं, जो खाना पीना करते हैं, वो भी इसी रूट से जाता है। इसी से अपन रेस्पिरेशन के दौरान एयर को भी अंदर ले सकते हैं, यानी एक तरह से कॉमन पासेज वे है। ओके, जो ओरल कैविटी है वो भी इस फेरेंक्स के अंदर खुलती है। ओके, जैसे ये फेरेंक्स आगे बढ़ता है और जहां पे ओरल कैविटी एंड होती है उसके थोड़ा सा नीचे से एक कैविटी आगे की तरफ एक ओपनिंग और होती है, इसको अपन बोलते हैं लेरिंग्स। ओके, इसको बोलते हैं लेरिंग्स। तो दोस्तों, जो फेरेंक्स है, इस फेरेंक्स के 3 पार्ट होते हैं। ओके, नंबर 1, जो नेजल कैविटी जहां पे जाके एंड हुई है, जिस फेरेंक्स के अंदर ओपन हुई है, उस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं नेजोफेरेंक्स। ओके, उसके बाद जिस वाले पार्ट में जाके
ओरल केविटी ओपन हुई है उसको बोलते हैं अपन ओरोफेरिंक्स। उसको क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंक्स। उसके बाद जिस जगह पे जाके जो लेरिंग्स ओपन हुआ है, देखिए यहां आगे की तरफ जो लेरिंग्स ओपन हुआ है, उस लेरिंग्स ओपन होने के बाद जो फेरिंग्स का जो नीचे पार्ट बच जाता है, जो पार्ट बच जाता है उसको अपन बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। इसी प्रकार से फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। दोस्तों जो ये लेरिंगोफेरिंग्स है, ये पीछे वाली साइड में एरिया है, जो ये लेरिंगोफेरिंग्स है वो तो आगे जाके अपने इसोफेगस से कनेक्ट हो जाता है, और जो इसोफेगस होती है वो उसी क्रम में आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर हो जाती है। क्लियर है? ओके, आज अपने को पढ़ना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो उसके लिए अपने यहां पे क्या स्टार्ट हो गया था? लेरिंग्स। इसके बाद लेरिंग्स स्टार्ट हो गया। ये लेरिंग्स यहां से लेके यहां तक की स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद अपना ट्रेकिया हो गया, जिसको अपन विंड पाइप भी बोलते हैं, है ना। यहां पे ट्रेकिया हो गया। ओके, ट्रेकिया के आगे अपन बात करते हैं तो यहां पे ब्रोंकस हो गया, यानी जो ट्रेकिया पहली बार जो डिवाइडेड हो गया है, ओके, वो क्या है? ब्रोंकस है। बट किस प्रकार के ब्रोंकस? वो प्राइमरी ब्रोंकस है, क्योंकि ट्रेकिया सबसे पहले डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या है? प्राइमरी ब्रोंकस है। उसके बाद दोबारा जब इसका डिवाइडेशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलती है। उसके बाद दोबारा फिर डिवाइडेशन होता है, उसको अपन टर्सरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ओके, और उसी प्रकार से आगे जाके क्या बन जाता है? एल्वेलाइज बन जाती है। ओके, और उस एल्वेलाइज के अंदर जो अपन एयर लेते हैं, उस एयर के अंदर अपन ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और उस एल्वेलाइज के अंदर उस गैस का एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज के दौरान जो अपनी ऑक्सीजन है उसको ब्लड में ड्रॉप कर दिया जाता है, और वहां पे प्रेजेंट जो CO2 है उसको लेके रेस्पिरेशन के साथ यानी एक्सपायरेशन के साथ उसको बाहर एक्सहेल कर दिया जाता है। इस प्रकार से अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्रम चलता है। ओके, तो इसको अपन डिटेल वाइज आगे 1 to 1 अपन डिस्कस करते हैं। ओके ओके ओके, तो अब आ जाते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ओके, इसका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको अपन डिस्कस करते हैं। ओके ओके, होता क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम? ए सिस्टम दैट डील विथ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो अपने रेस्पिरेशन को डील करता है, अपनी श्वसन क्रिया को डील करता है, या फिर अपने रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? ये इसकी हो गई डेफिनेशन। ओके, यदि दूसरे शब्दों में या दूसरे तरीके से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन बोलनी है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ ऑर्गन। नेटवर्क ऑफ ऑर्गन यानी कई प्रकार के ऑर्गन्स का नेटवर्क है, एक जाल है, एंड टिश्यू, वहां पे कई टिश्यूज का जाल है जो कि अपनी ब्रीथिंग के अंदर हेल्प करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। यानी कुछ टिश्यूज का ऐसा नेटवर्क, कुछ ऑर्गन्स का ऐसा नेटवर्क जो अपनी ब्रीथिंग की क्रिया को कंप्लीट करवाते हैं, उन सभी ऑर्गन्स को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों अपना श्वसन क्रिया के दौरान जितने भी ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं, और काम करने के कारण से या उनके नॉर्मल फंक्शन करने के कारण से अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं। इस चीज को अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर। दोस्तों यहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन कौन सा ऑर्गन किस लोकेशन में है इस चीज को पढ़ेंगे, इसको अपन पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी। ओके, जितने भी ऑर्गन्स है वो आपस में किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड होके अपनी ब्रीथिंग के अंदर किस प्रकार से हेल्प करते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, इसको अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। ओके, ये नॉर्मल चीजें चलती रहती है तब तो ठीक है, लेकिन इन ऑर्गन्स में किसी अदर फैक्टर के कारण से कुछ अबनॉर्मलिटीज आती है, या फिर जो नॉर्मल फंक्शंस कर रहे हैं वो नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं, अपने फंक्शंस को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डिजीज कंडीशन। ओके, जिसको अपन पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल के अंदर। ओके, मेडिकल के अंदर पढ़ेंगे कि जो डिजीज कंडीशन हुई है उस डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन क्या वहां पे इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, क्या वहां पे अपन मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या वहां पे कुछ सर्जरीज हो सकती है, ओके, क्या ड्रग्स वहां पे दे सकते हैं, यानी वो फार्मा के अंदर अपन पढ़ेंगे। इसी क्रम में यदि वहां पे कोई पेशेंट को इस प्रकार की कंडीशन हो गई है तो उस दौरान अपन वहां पे क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इस प्रकार के पेशेंट के अंदर क्या उसकी डाइट होनी चाहिए,
इस प्रकार के पेशेंट के अंदर क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, इस प्रकार के पेशेंट की क्या नर्सिंग केयर होनी चाहिए, इस प्रकार की सारी चीजों को अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ओके, इसके बहुत सारे एपिसोड्स में यहां पे अपलोड कर दूंगा, जिसको अपन डिटेल वाइज आगे पढ़ते रहेंगे। ओके, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपन बात करें तो मेनली इसके दो फंक्शन होते हैं दोस्तों। जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है मेनली दो फंक्शन होते हैं। नंबर वन तो ये क्या करता है, रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया को करवाता है। नंबर टू ओल्फैक्शन, यहां पे खराब स्मेल आ रही है, यहां पे अच्छी स्मेल आ रही है। ओके, यहां पे बहुत तेज स्मेल आ रही है, यहां पे थोड़ी नॉर्मल स्मेल आ रही है। यानी जो अपने नाक के अंदर जो गंध का अनुभव करवाता है, जो किसी स्मेल का अनुभव करवाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओल्फैक्शन की क्रिया बोलते हैं। सुगंध का जो अनुभव होता है वो किसके द्वारा होता है, ओल्फैक्शन की क्रिया के द्वारा होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम नहीं होता है रेस्पिरेशन करवाना, ओल्फैक्शन का भी काम कौन करवाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करवाता है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब अपन डिटेल वाइज 1 to 1 बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं दोस्तों, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। नंबर वन तो आपको मैंने बता ही दिया था कि क्या होता है, ये रेस्पिरेशन की क्रिया को करवाता है। ओके ओके, इसके बाद नंबर टू ओल्फैक्शन की क्रिया करवाता है, गंध का अनुभव करवाता है। ओके, स्मेल का अनुभव करवाता है, वो भी कौन करवाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक ही करवाता है। दो फंक्शंस हो गए। नंबर थ्री साउंड प्रोडक्शन करवाता है। दोस्तों जब अपन बात करते बोलते हैं उस दौरान आप अपने नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, उतनी अच्छे से आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, जो अपना जो साउंड है, जो एयर के दौरान आप सांस की क्रिया किए बिना बोल नहीं सकते। ओके, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जब एयर को इनहेल करते हैं उसके साथ ही आपके मुंह से कुछ वर्ड्स बनते हैं और वो उस एयर के साथ जाके अब वहां पे कुछ एयर फिलेड कैविटी होती है, वहां पे जाके टकराते हैं और टकराने से वहां पे जो साउंड है उसको रेजोनेंस मिलती है। ओके, जो आपकी साउंड है उसको क्लियरिटी मिलती है। उसको क्लियरिटी देने के लिए, उसको रेजोनेंस देने का ये काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक ही करता है। क्योंकि जो वर्ड्स आपने मुंह के अंदर बनाए हैं उन वर्ड्स को रेजोनेंस देने के लिए एयर के साथ लेके कौन जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक ही लेके जाता है। ओके, तो साउंड प्रोडक्शन का काम कौन करवाता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी ट्रैक ही करवाता है। नेक्स्टली जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो अपनी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक को अपनी बॉडी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई है, वो अपनी बॉडी की सुरक्षा भी करता है। कैसे करता है, यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ऐसे कुछ फंक्शंस है जो बाहर के किसी फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर एंट्री नहीं करने देता है। अदरवाइज जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स अपने लंग्स में चला जाएगा तो अपने ब्लड में चला जाएगा और वहां से इंफेक्शन हो जाएगा। अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे कंटामिनेटेड चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज है, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि अपनी बॉडी में एंट्री करके अपने को बीमार कर सकते हैं। तो इनसे बचाने का काम भी कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। किस प्रकार से करता है, सबसे पहले अपन देखें तो अपने जो नोस्ट्रिल है, इस नोस्ट्रिल के अंदर क्या होते हैं, कुछ हेयर होते हैं, कुछ बाल होते हैं, जो कि जैसे ही कुछ डस्ट, कुछ स्मेल सॉरी या कुछ फॉग, ऐसी कोई भी चीजें जाएगी तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो उसको अंदर एंट्री नहीं करने देगी। आप कोई ऐसा पर्सन है जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां से बहुत सारा पोल्यूशन और धुआं निकलता है, उतना धुआं और उतना पोल्यूशन उसके लंग्स में जाएगा तो बहुत जल्दी उसके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। पर नहीं, उसके प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू उसके नोस्ट्रिल के अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट है जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल्स को, धुआं के, डस्ट के पार्टिकल्स को अंदर एंट्री नहीं होने देगा। ओके, नंबर टू सिलिया। ओके, आपने देखा होगा अपने नेजल कैविटी के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एक सिलिया लाइक स्ट्रक्चर होती है। सिलिया किसको बोलते हैं, हेयर लाइक, बहुत थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो कि एक प्रकार से म्यूकस का प्रोडक्शन भी करती है और किसी फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देती है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। यह अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है दोस्तों। ओके, यहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक है और यहां पे इस प्रकार से सिलिया प्रेजेंट होती है। ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है पर हेयर नहीं होते हैं, उससे बहुत थिन टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ओके, इस प्रकार से सिलिया प्रेजेंट होती है। यहां से ये नेजल कैविटी और उस नेजल कैविटी से कोई फॉरेन पार्टिकल्स अंदर चला गया,
जैसे ये अंदर जाने की कोशिश करता है दोस्तों, जब जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तो जो ये सिलिया है, ये सिलिया यहां से इसको बंद करने लग जाती है। ये इस प्रकार से, ये जो ऊपर हो रखे हैं ऐसे, ये वापस ऐसे चिपकने लग जाएंगे। यानी एक प्रकार से बोले तो ये दोनों तरफ दो सिलिया है, ये ऐसे ओपन रहेगी तो इसके अंदर कुछ भी चीजें जा सकती है, बट जब ये एयर जानी होगी तब तो ये ओपन रहेगी। और जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जाने की कोशिश करेगा, ये आपस में कनेक्ट होने लग जाएगी, और कनेक्ट होने से क्या होगा, वहां पे उस पार्टिकल्स के लिए ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और उसी टाइम अपन खांसी करेंगे, और खांसी करने के दौरान वो पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाएंगे। ओके ओके ओके, अपन आगे पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। जो अपने हेयर और सिलिया प्रेजेंट रहती है, ये क्या करती है, जो भी एयर जाती है उसके साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको हटा देती है, और एयर को क्या कर देती है, एयर को फिल्टर करके भेजती है अंदर। जो डस्ट होती है उस डस्ट को भी क्या करती है, फिल्टर करके अंदर एयर को भेज देती है और डस्ट को रोक लेती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको फिल्टर कर देती है, और फिल्टर करके सिर्फ एयर को अंदर भेजती है। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं, अपने एक तरह से प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, या फिर प्राइमरी डिफेंस प्रोवाइड करवाते हैं अपनी बॉडी को। ओके, नेक्स्टली लंग्स एपिथेलियम। अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है दोस्तों, उन ऑर्गन्स की जो इनर वॉल होती है, जो इनर कैविटी होती है, वो जिस लेयर से बनी होती है ना, उस लेयर को अपन क्या बोलते हैं, एपिथेलियम बोलते हैं। एपिथेलियम एक प्रकार से टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज का ही एक प्रकार है, टिश्यूज का ही एक टाइप है। ओके, जिसको अपन एपिथेलियम बोलते हैं। यानी अपने सभी ऑर्गन्स की जो इंटरनल कवरिंग होती है, उस इंटरनल कवरिंग किससे बनी होती है, एपिथेलियम से बनी होती है। अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट टाइप की एपिथेलियम होती है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर किसी ऑर्गन की एपिथेलियम कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एपिथेलियम अलग तरह की होती है। क्योंकि दोस्तों जो अपने अंदर एपिथेलियम होती है वो म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर फेरेंक्स है, फेरेंक्स के अंदर एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, कोई फॉरेन पार्टिकल्स जाएगा तो उसका फंक्शन क्या है, वहां पे कुछ म्यूकस प्रोड्यूस करने लग जाएगी, कुछ फ्लूइड बनने लग जाएगा, जिसके कारण से फॉरेन पार्टिकल्स है वो अंदर जा नहीं पाए, या फिर ज्यादा म्यूकस के कारण से वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो वहीं पे डेड हो जाए। ओके, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे तो जो इनर लेयर है वो क्या करेगी, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करवाएगी, कुछ डाइजेस्टिव जूस बनाएगी जो उसको प्रोपेल करेगा आगे, जो खाने का कंटेंट है उसको आगे की तरफ लेके जाएगी। कुछ एपिथेलियम ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करवाती है। तो सीधे सीधे शब्दों में बात करें सॉरी, अपनी बॉडी के जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी ऑर्गन्स की इनर जो लेयर होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है, लेकिन सभी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट जो एपिथेलियम होती है उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। ओके, तो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी क्या है, एपिथेलियम है, और ये एपिथेलियम करती क्या है दोस्तों, डिफेंस एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे डिफेंस प्रोवाइड करवाते। कैसे, क्योंकि वहां पे कुछ म्यूकस का सिक्रीशंस करवाएंगे जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो डेड कर देंगे या फिर अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। ओके, नेक्स्टली एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। जो अपनी एल्वलाइज है, लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसको अपने एल्वलाइज बोलते हैं। उस एल्वलाइज में कुछ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना, या फिर कोई इस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी सुरक्षा रखते हुए भी अपनी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड कर देना, ये इसका काम क्या है, मैक्रोफेजेस का ये काम है। तो जो एल्वलाइज होती है, उस एल्वलाइज के अंदर कुछ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहते हैं एनी टाइम, और वो मैक्रोफेजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला भी गया तो तुरंत डेड कर देंगे, जिसके कारण से अपने ब्लड में ना जा पाए। तो ये भी एक प्रकार से कैसे हुआ, डिफेंस मैकेनिज्म ही है, एक तरीके से अपनी बॉडी की सुरक्षा ही करते हैं ये भी। ओके, नेक्स्टली मास्ट सेल। दोस्तों उसी एपिथेलियम पे या फिर उसी एपिथेलियम के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, और उनमें से एक टाइप की सेल होती है जिसको अपन बोलते हैं मास्ट सेल। ओके, क्या बोलते हैं, मास्ट सेल बोलते हैं। दोस्तों जो मास्ट सेल होती है इसके दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं मेनली। ओके, जो मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल, इसके दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं। ओके,
एक तो करती क्या है, जो मास्ट सेल है वो ये हिस्टामिन का प्रोडक्शन करती है। एक तो करती है, दो प्रकार के केमिकल एजेंट रिलीज करती है, दो प्रकार के केमिकल एजेंट रिलीज करती है। नंबर 1 है हिस्टामिन और नंबर 2 है हिपेरिन। नंबर 2 क्या है, हिपेरिन। ओके, जो हिस्टामिन क्या करता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स अपने एयरवे के अंदर जाने की कोशिश करता है, उस कंडीशन में एक केमिकल मैसेंजर या फिर केमिकल कंपोनेंट रिलीज होता है एपिथेलियम से, और एपिथेलियम की किससे, मास्ट सेल से। और जो केमिकल कंपोनेंट होता है उसका काम क्या होता है, वो म्यूकस के सीक्रेशंस को बढ़ा देता है। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करिएगा, आप बहुत सारी जगह पे डस्ट पे जा रहे हो। ओके, डस्ट पे जाने से कुछ लोगों के ऐसे होता है ना, स्नीजिंग होने लग जाती है, उनको नाक से पानी आने लग जाता है। ये किस कारण से हुआ है, इसी मास्ट सेल के कारण से हुआ है। मास्ट सेल ने इंडिकेट किया आपकी बॉडी को, अपनी नेजल कैविटी को, आपके ब्रेन को इंडिकेट किया कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, कुछ डस्ट है जो आपकी बॉडी में अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है। और वहां पे प्रेजेंट जो मास्ट सेल है वो करेगी क्या, वहां पे हिस्टामिन का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देगी। और हिस्टामिन का काम क्या है, एक्स्ट्रा म्यूकस को रिलीज करवाना। ज्यादा म्यूकस रिलीज होगी तो वो जो डस्ट है वो अंदर जा नहीं पाएगी। आपको जब भी जाएगी बार बार छींक के आएगी, नाक से बहुत ज्यादा पानी आएगा। वो पानी कहां से आया, वो आपकी नेजल कैविटी का म्यूकस है। ओके, किसी को कोल्ड हो जाता है, कोल्ड होने के दौरान जो अपना नेजल सिक्रीशंस बढ़ जाता है, उसका कारण क्या है, वहां पे कोल्ड के दौरान जो अपनी एपिथेलियम है वो एक्स्ट्रा कोल्ड के कारण से वहां पे स्विलिंग आ जाती है उसके अंदर। वो स्विलिंग आने के कारण से उसका फंक्शंस बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा सिक्रीशंस बढ़ जाता है, वहां पे हिस्टामिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसीलिए आपको जब भी कोल्ड होता है, रनिंग नोज होते हो, तो आप दो प्रकार की टेबलेट खाते हैं, लिवोसिट्रिजन, सिट्रिजन या फिर मोन्टेरेल्सी। वो होते क्या है, वो हिस्टामिन इनहिबिटर होते हैं दोस्तों। उनका काम क्या होता है, हिस्टामिन इनहिबिटर होते हैं। वो हिस्टामिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, और हिस्टामिन का प्रोडक्शन कम होगा तो नेजल सिक्रीशंस भी डिक्रीज होगा। ओके, समझ गए। तो इस प्रकार से हेयर एंड सीलिया, लंग्स के एपिथेलियम, एल्वियोलर मैक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल, ये सारे के सारे मिलके करते क्या है, अपनी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म मेंटेन करते हैं। ओके, ये तो था हिस्टामिन का। दूसरा इससे क्या रिलीज होता है, हिपेरिन रिलीज होता है। अब हिपेरिन अपने रेस्पिरेशन के दौरान क्या हेल्प करता है दोस्तों, कई बार क्या होता है, अपने कोल्ड हो गया या फिर कुछ अदर रीजन रहा या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंडीशन में कुछ म्यूकस ज्यादा बनने लग जाता है, और उस म्यूकस को एक ही जगह पे कलेक्ट रहने के कारण से उसका एक गुच्छा बन सकता है। गुच्छा बनेगा तो दोस्तों वो कोई क्लोट बना सकता है, एक जगह चिपक के रख सकता है, एक प्रकार से अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर सकता है, इसके अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है। इसीलिए वहां पे एक केमिकल कंपोनेंट रिलीज होता है जिसका नाम होता है हिपेरिन, जो कि किसी प्रकार की क्लोटिंग नहीं होने देता है। ओके, आपको पता होगा ना हिपेरिन क्या है, एक प्रकार से एंटीकोगुलेंट है, किसी भी प्रकार का थक्का बनने से रोकता है, एक प्रकार से थक्का बनने नहीं देता है। जैसे ब्लड का नहीं बनने देता है, उसी प्रकार से वहां पे कफ, बलगम या फिर जिसको अपन सीलिया बोलते हैं, उस सीलिया का भी वहां पे कोई गुच्छा नहीं बनने देगा, क्योंकि गुच्छा बनेगा तो क्या होगा, अपने एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही फंक्शन हो गया। नेक्स्टली उसके आगे बात करते हैं मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस। दोस्तों अपने रेस्पिरेशन के दौरान पर डे 400 से लेकर 600 तक, यानी 400 से 600 ml वाटर एक्सक्रीट हो जाता है। जो अपनी एयर होती है उसको वेट करके थोड़ा गीला करके बाहर भेजा जाता है। नॉर्मली अप्रोक्सीमेट आधा लीटर के आसपास पानी को अपन रेस्पिरेशन के साथ डेली बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। ओके, तो जब अपनी बॉडी में कभी वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है, अपने को प्यास लग रही है, अपन पानी पिए जा रहे हैं, कुछ को अपनी किडनी बाहर निकाल रही है, लेकिन अपने लंग्स का भी इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये भी समथिंग ऑन एवरेज आधा लीटर के आसपास पानी को बाहर निकाल देती है। तो एक प्रकार से वाटर बैलेंस के अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या हुआ, फंक्शंस हो गया। ओके, नेक्स्टली देखते हैं रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। दोस्तों जब मैंने आपको एबीजी पढ़ाया था तो वहां पे भी बताया था मैंने, अपनी बॉडी के अंदर जब एटीपी प्रोडक्शन का काम होता है या फिर मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, जब अपन ने कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, प्रोटीन खाया, ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होंगे। जो अपना मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी का, मेटाबॉलिज्म किसकी हेल्प से होता है, T3 T4 हार्मोन की मदद से होता है। लेकिन जितना ही मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के दौरान अपनी बॉडी के अंदर H+ आयन रिलीज होंगे। क्या रिलीज होगा, H+ आयन।
H प्लस आयन रिलीज होते हैं, और H प्लस आयन किसको इंडिकेट करते हैं? एसिड को रिलीज करते हैं। यानी अपनी बॉडी में जितने ज्यादा H प्लस आयन रिलीज होंगे उतनी ही अपनी बॉडी का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा। और जब एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, किस प्रकार से? H प्लस आयन बढ़ेंगे तो अपना जो इन्वायरमेंट होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और जब एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ेगा तो अपनी बॉडी की पीएच कैसी होगी? पीएच घटेगी। पीएच दोस्तों कितनी होगी? घटेगी। नॉर्मली अपनी बॉडी की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। तो ये पीएच H प्लस आयन जितने ज्यादा होगी ये पीएच कम होने लग जाएगी। ओके, H प्लस आयन यदि बॉडी में कम हो गए तो किस प्रकार से होगी? एल्कालाइन हो जाएगा। अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट एल्कालाइन हो जाएगा, क्योंकि पीएच कैसी हो जाएगी? पीएच बढ़ने लग जाएगी। अपनी की बॉडी की पीएच जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी एनवायरनमेंट को अपन एल्कालाइन एनवायरनमेंट बोलते हैं। अपनी बॉडी की पीएच जैसे जैसे घटती जाती है उसको अपन एसिडिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्लियर है? एसिडिक एनवायरनमेंट को H प्लस आयन बढ़ने के कारण से कोज होता है, एल्कालाइन एनवायरनमेंट H प्लस आयन कम होने के कारण से होता है। ओके, ये तो कहानी हो गई। नेक्स्टली, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? दोस्तों अपनी बॉडी के अंदर रूटीनली सारे दिन मेटाबॉलिज्म होता रहता है, उसके कारण से सारे दिन H प्लस आयन रिलीज होते रहते हैं, लेकिन उस H प्लस आयन को बाहर निकालने का काम किसका है? किडनी का और लंग्स का। लंग्स जब भी रेस्पिरेशन की क्रिया के साथ एक्सपायरेशन के अंदर CO2 को बाहर लेके आता है तो उसके साथ कुछ H प्लस आयन को बाहर निकाल के फेंक देता है। किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करवा के यूरिन को बाहर निकालती है, तो उस यूरिन के साथ बहुत सारे H प्लस आयन को बाहर निकाल देता है। यानी अपनी बॉडी से एसिड को बाहर निकालना है। अपनी बॉडी एसिड की फैक्ट्री है, और ज्यादा एसिड अंदर रहेगा तो अपनी बॉडी के जितने ऑर्गन्स है वो डैमेज होने लग जाएंगे। इसको अपने को बैलेंस रखना जरूरी है, और बैलेंस रखने के लिए जितनी एसिड बनती रहती है उस एसिड को बाहर निकालना है, और किडनी और लंग्स इसके अंदर हेल्पफुल है। यदि किडनी काम नहीं करते तो लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, यदि लंग्स काम नहीं कर पाते तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, और दोनों में ही अबनॉर्मलिटी आएगी तो उसके कारण से बॉडी का एनवायरनमेंट ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जिसके कारण से डेथ भी हो सकती है। ओके, यानी जो पीएच का लेवल है, ये पीएच का लेवल है अबोव 9 या फिर अबोव 8.5 चला जाता है तो क्या हो जाता है? उस कंडीशन के अंदर डेथ हो सकती है। यदि इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है, जो एसिड का इन्वायरमेंट है, वो 2 से नीचे हो जाए, 3 से नीचे हो जाए, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। ओके, तो लंग्स होता है वो H प्लस आयन को बाहर निकालने का काम करता है। यानी सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो क्या करता है? एसिड बेस का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। तो यह भी एक प्रकार का फंक्शन हो गया। नेक्स्टली, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। दोस्तों अपनी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा। यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान जैसे H प्लस आयन रिलीज होता है ना, उसी प्रकार से बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, यानी हीट भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन उस बॉडी की हीट को कम कौन करता है? अपना लंग्स हर बार थोड़ा सा पानी बाहर लेके जाता है। ओके, थोड़ा सा वाटर बाहर लेके जाता है, उसके साथ में हीट भी चली जाती है, तो हीट को कम करता है। अपनी स्किन के अंदर स्वेटिंग होती है, जिसके कारण से स्किन का बाहरी जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा होता जाता है, हवा के संपर्क में आने से ठंडा होता जाएगा, उससे भी क्या होगा? हीट का लेवल कम होगा। तो उसी प्रकार से लंग्स भी अपने जो हीट होगा उस हीट को कम करने का काम करता है, या फिर बोल सकते हैं कि बॉडी के जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का और नेक्स्ट काम क्या हो गया? अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन करने का काम करता है दोस्तों। ओके, नेक्स्टली, एंटीकोगुलेंट जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर प्रेजेंट जो मास्ट सेल है वो हिपेरिन का प्रोडक्शन करवाती है, जो किसी प्रकार की लंग्स के अंदर क्लोटिंग नहीं होने देती है। यदि क्लोटिंग होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं दोस्तों, है ना? इम्बोलाई हो जाएगी, जिसके कारण से एयरवे के अंदर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, जिसके कारण से गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, अपने ऑक्सीजन को अंदर इनहेल नहीं कर पाएंगे, ब्लड तक पहुंच नहीं पाएगी, अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा पाएगी। ओके, जिसके कारण से पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्टली बात करते हैं रिलीज ऑफ एसीई। एसीई का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एक इस प्रकार का एंजाइम जो कि एक प्रकार से एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है। यानी सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो अपने जो वेसल्स होती है, चाहे वो ब्लड की वेसल्स हो
लंग्स के अंदर भी बहुत सारी वेसल्स होती है, तो उसके एंडोथीलियम यानी जो इंटरनल लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिथीलियम बोलते हैं, बल्कि ब्लड वेसल्स में रहती है तो उसको अपन एंडोथीलियम बोलते हैं। ओके, इंटरनल लेयर है, अपनी ब्लड वेसल्स की भी 3 लेयर होती है दोस्तों, जो इंटरनल लेयर है उसको अपन एंडोथीलियम बोलते हैं। उस इंटरनल लेयर से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं एसीई, यानी एसीई यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस प्रकार का एक एंजाइम रिलीज होता है, और उस एंजाइम का काम क्या होता है, अपनी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके रखना। जितना ज्यादा एसीई रिलीज होगा वो क्या करेगा, अपनी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके रखेगा। ओके, इसी प्रकार से यदि मान लीजिए किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ होता है, उस कंडीशन में अपन उसको एसी इनहिबिटर ड्रग्स देते हैं। आपको पता है ना, एसी इनहिबिटर एक प्रकार का हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। यदि किसी पेशेंट का बीपी बढ़ गया तो अपन एसी इनहिबिटर देते हैं, यानी जो एसी जो एंजाइम रिलीज हो रहा है जिसका काम ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके रखना है, उसको अपने को इनहिबिट करना है उस ड्रग से। यदि वो इनहिबिट हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स क्या होगी, डायलेट हो जाएगी। यानी कंस्ट्रिक्ट करने वाले एंजाइम्स को ब्लॉक कर दिया अपन ने, और ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, वहां पे वो ब्लड वेसल्स रिलैक्स होने लग जाएगी। क्लियर है? तो एक प्रकार से अपन बात करें तो जो एसीई है, उस एसीई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है वहां से जो रिलीज होता है उसको अपन रिलीज करवाते हैं। ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही काम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ही एसीई रिलीज होता है ये। ओके, नेक्स्टली इसके अलावा और भी कई प्रकार के केमिकल कंपोनेंट है वो रिलीज करता है, जैसे नंबर 1 प्रोस्टाग्लैंडिन। दोस्तों अपनी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन एक इस प्रकार का केमिकल मीडिएटर होता है जो उस पार्ट के अंदर स्विलिंग कोज करवाता है। जैसे मान लीजिए अपने को किसी जगह चोट लग गई या फिर कहीं पे इंफेक्शन हो गया, उस कंडीशन में अपने को वहां पे स्विलिंग आ जाती है। स्विलिंग आ जाती है, चोट लगी वहां पे, जो इंफेक्शन हुआ उसके कारण से बॉडी पे स्विलिंग आने लग गई। ये सारा का सारा काम किसने किया, जैसे ही चोट लगती है, चोट लगने के दौरान वहां से एक केमिकल मीडिएटर रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। और वो प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या है, वहां पे स्विलिंग को बढ़ाता है, जिसके कारण से अपने को सिम्टम्स मिल जाते हैं, वहां पे साइन एंड सिम्टम्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू अपन उसको इलाज कर सकते हैं। यदि ये मीडिएटर रिलीज नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होगा, तो वहां पे स्विलिंग नहीं आएगी, और स्विलिंग नहीं आएगी तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ये पार्ट इसका डैमेज हुआ है या फिर यहां पे इंफेक्शन हुआ है। क्लियर है ये? ओके, दूसरा केमिकल मीडिएटर, यहां पे एक एसिटाइल कोलिन भी रिलीज होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ही एक एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, एक प्रकार का ये मसल्स का भी पार्ट है, या फिर बोल सकते हैं कि मसल्स का भी एक हार्मोन है, और एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ओके, क्या है ये, न्यूरोट्रांसमीटर है। जब अपनी बॉडी से कोई सूचना अपने ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से वापस उस बॉडी के पार्ट्स तक जाती है, तो दोस्तों एक न्यूरॉन से सूचना को ब्रेन तक ले जाने का काम या ब्रेन तक देने का जो काम करता है ना, वो कौन करता है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर करता है दोस्तों। ओके, दूसरा एक होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन भी एक प्रकार का केमिकल मीडिएटर है जिसको अपन मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। अपने मूड को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को अभी थोड़ा लो लेवल पे रखना है या हाई लेवल पे रखना है, आपका जो माइंड है उसका नॉर्मल रखना है या गुस्से वाला करना है, यानी अपने जो मूड है उस मूड को डिप्रेस करना है या इन्फ्लुएंस करना है, ये सारा का सारा काम कौन करता है, सीरोटोनिन करता है। इसीलिए इसको अपन मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने जितने भी डिस्कस किए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के फंक्शंस है जिनको अपन ने डिटेल से डिस्कस किया है। ओके ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गए फंक्शन। नेक्स्टली अब पढ़ते हैं अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऑर्गन्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक कोई अकेला ऑर्गन नहीं बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई अकेला ऑर्गन नहीं बनाता है, इसके अंदर कई प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 नोस्ट्रिल होते हैं जो कि जाके आगे जाके नेजल कैविटी में ओपन होते हैं। तो यहां पे जो ऑर्गन्स है जिसने हेल्प किया, उस ऑर्गन का नाम क्या है, यहां पे नोज। नोज एक ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। नंबर 2 फेरिंक्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीछे वाले साइड में जो नेजल कैविटी जाके ओपन होती है, इधर से ओरल कैविटी ओपन होती है, और यहां से जो लेरिंग्स कनेक्ट होके आगे आता है, लंग से कनेक्ट होता है,
उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। और ये फेरिंग्स तीन तरह के होते हैं, एक नेजोफेरिंग्स, एक ओरोफेरिंग्स और एक लेरिंगोफेरिंग्स। ये तीन प्रकार के फेरिंग्स है वो होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ओके, नेक्स्टली ट्रेकिया, जो अपना फेरिंग्स वाला, जो लेरिंग्स वाला पार्ट है, इस फेरिंग्स से कनेक्ट क्या हो गया, लेरिंग्स। और जो लेरिंग्स वाला पार्ट है वो एक ट्रेकिया से कनेक्ट होता है। ओके, और ये वाला ऑर्गन्स क्या हो गया, ट्रेकिया हो गया। इसके बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है। यहां पे कुछ ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई से फिर आगे ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। ओके, उसके बाद कंप्लीटली इस ऑर्गन को अपन लंग्स बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारे के सारे सिस्टम होते हैं, उस ऑर्गन को अपन लंग्स बोलते हैं, जो कि पैर में होता है। अपनी बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं। ओके, उसके बाद इंटरकोस्टल मसल, अपने लंग्स के अंदर जो रिब्स जैसी स्ट्रक्चर है, देखा ना यहां पे रिब्स होती है, बल्कि उस रिब्स के ऊपर एक मसल्स होती है, जो अपने इंटरनली इंस्पायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन करते हैं तो रिब्स के अंदर चला जाता है, एक्सपायरेशन के दौरान बाहर आ जाता है। ये जो काम इसने करवाया है वो किसने करवाया, ये जो मूवमेंट है वो करवाया किसने करवाया, इंटरकोस्टल मसल्स ने करवाया। ओके, जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो ऊपर आता है और लंग्स को फैलाता है। ओके, तो वो क्या होगा, डायफ्राम का काम होगा। जब अपन एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन किया तो क्या हुआ, ये डायफ्राम एक प्रकार से मूवमेंट करता है। ये मूवमेंट किसने कराया, डायफ्राम ने कराया। तो जो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, ये दोनों एक प्रकार से मसल्स है, बल्कि ये भी एक प्रकार का ऑर्गन हो गया। ओके, नेक्स्टली साइन्यूसेज। ओके, साइन्यूसेज भी एक प्रकार की एक एयर फिलेड केविटी होती है। ओके, एयर फिलेड केविटी होती है अपने नेजल केविटी में, जिसको अपन आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। टॉन्सिल्स, अपने गले के अंदर कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड के अंदर कुछ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहते हैं। यदि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जाए तो उसको अंदर जाने से पहले ही किल कर दिया जाए। ये किसका काम होता है, टॉन्सिल्स का काम होता है। बच्चों के अंदर अक्सर यदि कोई ज्यादा इंफेक्टेड एरिया में रहता है, बच्चों में इंफेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, उस कंडीशंस में टॉन्सिल के ज्यादा काम करने के कारण से इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन होने के कारण से कुछ बच्चों में इस टॉन्सिल्स को बाहर निकालना पड़ता है, जिसको अपन टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं। क्लियर है आपको? तो ये भी टॉन्सिल भी एक प्रकार से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही ऑर्गन है दोस्तों। नेक्स्टली एपिग्लोटिस, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों को मिलाने के लिए या फिर दोनों का एक कॉमन पासेज वे होता है। जैसे अपन ने यहां पे बात की थी फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हेल्प करता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पायरेशन के अंदर हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खाने पीने को इनहेल करने के लिए या फिर बोल सकते हैं कि इंटरनली लेने के लिए, स्वेलो करने के लिए हेल्प करता है। अपना फूड कंटेंट जब इस पाइप से होता हुआ अंदर जाता है, उस कंडीशन में रेस्पिरेशन रुक जाती है। जिस दौरान रेस्पायरेशन जाती है उस दौरान यहां से खाने पीने का जो कंटेंट होता है वो अंदर ना जाए, वो रुक जाता है दोस्तों। इस रास्ते को जब अपन रेस्पायरेशन करते हैं या फिर खाने पीने की चीजें अंदर लेते हैं, उस कंडीशन में रेस्पायरेशन को बंद कर दिया जाता है। यानी अपन ने मुंह से कुछ खाना खाया और खाना खा के यहां इसोफेगस में जा रहा है। जब ये इसोफेगस में जाता है तो गलती से इसके अंदर भी आ सकता है, लेरिंग्स के अंदर भी आ सकता है। लेकिन जब अपन मुंह से खाना पीना अंदर कर रहे होते हैं तो यहां पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। इस वाले पार्ट को अपन ग्लोटिस बोलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जहां से फेरिंग्स होता है, इस फेरिंग्स से जो लेरिंग्स जुड़ा रहता है ना, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस को उस टाइम कवर करता है, इसलिए उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ग्लोटिस को कवर करने वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। एक मास लाइक स्ट्रक्चर होती है, मूवमेंट करने वाली। जैसे ही अपन क्या करेंगे, ये खाना पीना अंदर लेंगे, उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर वो ग्लोटिस एक तरह से ढक्कन लगा देता है, उसको कवर कर लेता है, जिसके कारण से खाने पीने वाली चीजें हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाए। क्योंकि कोई भी फूड कंटेंट या फिर पानी यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला गया तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो सकता है, अपनी रेस्पिरेशन वहां पे प्रभावित हो सकती है, वहां पे किसी पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। यदि लंग्स वाले एरिया में कोई फूड कंटेंट अंदर एंटर हो जाए, उसको अपन बोलते हैं एस्पायरेशन। ओके, उसको क्या बोलते हैं, एस्पायरेशन। लंग्स एस्पायरेशन बोलते हैं।
लंग्स के अंदर जनरली सिर्फ एयर की ही एंट्री होनी चाहिए, बल्कि एयर के अलावा किसी अदर चीज की एंट्री होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लंग्स एस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्टली एपिग्लोटिस के बाद है एल्वलाई। दोस्तों एल्वलाइज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अंतिम ऑर्गन है, या फिर लास्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एल्वलाई होती है, जो कि अपने यहां पे जो ब्रोंकस होता है उनका डिवाइडेशन होता जाता है और प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई बन गई है। उस टर्सरी ब्रोंकाई के बाद भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं और उसके बाद आके जाके एल्वलाइज बनती है, एक गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर बनती है जो अपने गैसेस का एक्सचेंज करवाता है दोस्तों। ओके, ठीक है, तो ये टोटल 11 ऑर्गन्स हो गए जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। इन सभी ऑर्गन को अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अलग अलग तरीके से अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ओके ओके, ठीक है, थोड़ा सा क्लास को और लंबी कर लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं, पर थोड़ा सा कंटेंट और पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कितनी तरह का होता है दोस्तों? दोस्तों जो अपन ने उस स्ट्रक्चर में देखा था कि यहां से नोस्ट्रिल स्टार्ट हो रहे, नेजल कैविटी हो गया, नेजल कैविटी से आगे फेरिंग्स हो गया, इधर से ओरल कैविटी हो गई और वहां से फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स आगे जाके लेरिंग्स से जुड़ जाता है जो कि आगे जाके ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाता है। ओके, और उधर वाला जो पार्ट है वो इसोफेगस से कनेक्ट हो गया। ओके, जैसे यहां पे इस डायग्राम से आप समझिएगा, यहां से नेजल कैविटी है। ओके, नेजल कैविटी अंदर आगे चलेगी, वहां से आगे जाके फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स से आगे जाके यहां पे लेरिंग्स हो गया। ओके, जो ये लेरिंग्स तक का जो पार्ट है, जहां तक लेरिंग्स था, इस लेरिंग्स तक का जो पार्ट है ना दोस्तों, इसको तो अपन बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेरिंग्स से ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स है वो किसके ऑर्गन है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स है। नेजल कैविटी किसका ऑर्गन है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऑर्गन है। फेरिंग्स किसका ऑर्गन है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऑर्गन है। ओके, लेरिंग्स किसका ऑर्गन है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऑर्गन है। लेकिन जो लेरिंग्स जहां एंड होता है वहां से ट्रेकिया कनेक्ट होता है दोस्तों। ओके, जहां पे लेरिंग्स एंड हो जाता है वहां से ट्रेकिया कनेक्ट हो जाता है, और जहां से ट्रेकिया कनेक्ट होता है वहां से लेके नीचे की जितने भी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो किस में आते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। जैसे ट्रेकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सारे के सारे लंग्स है जिसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वलाइज, सारे के सारे ऑर्गन। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिवाइड कौन करता है? ट्रेकिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ऐसे ऑर्गन का नाम बताइए जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है, तो उस ऑर्गन का नाम क्या है? ट्रेकिया है दोस्तों। क्लियर है? उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया और ट्रेकिया के साथ के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। ट्रेकिया से ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सभी ऑर्गन्स को अपन डिस्कस करें तो जैसे नोज हो गया, साइनोसेज हो गया, फेरिंग्स हो गया, टॉन्सिल हो गया, लेरिंग्स हो गया, ओके, और एपिग्लोटिस होगी। क्योंकि एपिग्लोटिस भी मैंने बोला था ना, ग्लोटिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कि एक मास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर बात करें तो मैंने जब बोला भी था कि ट्रेकिया और ट्रेकिया के नीचे की जितने भी ऑर्गन्स है वो क्या आएंगे? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। जैसे कि ट्रेकिया खुद हो गया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हो गए, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट हो गई, एल्वियोलर सेक हो गया, और उसके बाद एल्वियोलाइज हो गई। यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या फिर एंड ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या लास्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? एल्वियोलाइज होती है। ओके, हालांकि एल्वियोलाइज के बाद रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को भी अपन डिफरेंट से पढ़ते हैं, लेकिन वो उस एल्वियोलाइज का ही पार्ट होता है। ओके, नेक्स्टली आगे चलते हैं दोस्तों अपन। ओके, इससे आगे चलते हैं अपन। वो तो था लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से अपन ने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिवाइड किया था, लेकिन दूसरे तरीके से अपन जोन के हिसाब से देखा जाए, जोन के हिसाब से देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो टाइप्स हो सकते हैं। जैसे उसमें था ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसी प्रकार से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिवाइड करने का एक दूसरा तरीका भी है। वो क्या है? जोन के हिसाब से। जैसे कंडक्टिंग जोन, ऐसे ऑर्गन, सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो जैसे उसमें बोला था ना अपन ने
कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है। ट्रेकिया से ऊपर के सारे ऑर्गन्स है वो मिलके क्या बनाते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ट्रेकिया के साथ के जितने भी ऑर्गन्स है नीचे के, वो सारे के सारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाते हैं। उसी प्रकार से एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन सिर्फ वो है जहां पे एयर सिर्फ गति करती हुई आगे जाती है। रेस्पिरेटरी जोन वो है जहां पे गैसेस का रियल एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ड्रॉप करना, CO2 को वापस लेना, ये जो काम होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन है। सिर्फ एयर को अंदर लेके जाना है, वो किसका काम है, कंडक्टिंग जोन का है। जैसे नोज है, नोज सिर्फ अंदर ले जाने का काम करता है एयर को। फेरिंग्स का भी काम सिर्फ ले जाने का, लेरिंग्स का भी काम सिर्फ ले जाने का है, ट्रेकिया का काम भी सिर्फ ले जाने का है, और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का काम भी सिर्फ ले जाने का है दोस्तों। लेकिन ब्रोंकियोल्स के नीचे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते जो कि गैस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं। एल्यूलर डक्ट होती है जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है, उसके नीचे एल्यूलर सेक होती है और उसके नीचे एल्वलाइज होती है। सीधे सीधे बात करें तो कंडक्टिंग जोन के अंदर 5 ऑर्गन है और रेस्पिरेटरी जोन में 4 ऑर्गन है। इनको अपन और डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए यहां पे जो ऑर्गन्स है इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, यहां पे फोकस करिएगा। ट्रेकिया, देखो यहां पे ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया के नीचे ही तो स्टार्ट क्या हो रहा था, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट हो रहा था। ये सारा का सारा सिस्टम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से नीचे पढ़ेंगे अपन। जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के नीचे क्या है, ब्रोंकाई होगी। ट्रेकिया एक था, ट्रेकिया सिर्फ एक था, ट्रेकिया डिवाइड हुआ और डिवाइड होके 2 बना दिए। इसको अपन ने क्या बोला, ब्रोंकाई बोला। अपन ऊपर से देखते हुए आए थे तो यहां पे नोज था, नोज के आगे क्या था, फेरिंग्स था, फेरिंग्स से आगे क्या था, लेरिंग्स था, लेरिंग्स से आगे ट्रेकिया था। इससे पहले 3 ऑर्गन हो गए दोस्तों। पहले नोज था, नोज के पीछे फेरिंग्स था, फेरिंग्स से आगे क्या था, लेरिंग्स था, और लेरिंग्स किससे कनेक्ट हो रहा था, ट्रेकिया से। यहां तक सारे के सारे एक एक स्ट्रक्चर थी। ओके, नोज हो गया एक, फेरिंग्स हो गया एक, और यहां पे लेरिंग्स भी हो गया एक। लेकिन यहां पे फेरिंग्स ट्रेकिया से कनेक्ट हो रहा है, ट्रेकिया भी एक है, ट्रेकिया आगे जाके फिर डिवाइड हो रहा है, और जहां से ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ब्रोंकाई। जिस जगह से डिवाइड हो रहा है उसको तो बोलते हैं कैरिना, कैरिना बोलते हैं दोस्तों उस पार्ट को तो, और कैरिना के बाद जो 2 डिवाइड हुए पार्ट है उनको अपन बोलते हैं ब्रोंकाई। ये संख्या में कितने हो गए, 2 हो गए। फिर से इनका डिवाइडेशन होगा, राइट ब्रोंकाई फिर 2 बनाएगी, लेफ्ट ब्रोंकाई भी 2 बनाएगी, टोटल की स्ट्रक्चर कितनी होगी, 4 हो गई दोस्तों। ओके, ये भी ब्रोंकाई है। ओके, दोबारा ब्रोंकाई क्या होगी, डिवाइड होगी, और डिवाइड होके कितनी बना ली, 8। यानी सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो ट्रेकिया की जो डिवाइडेड ब्रांचेज है वो जब तक 8 होती है वहां तक उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। जो 8 थी वो आगे जाके 16 हो जाएगी, 16 से 32 हो जाएगी, 32 से 6 इंटू 10 इंटू 4 यानी समथिंग 60,000 हो जाएगी। ओके, और जब तक ये 16 होती है, 8 से 16 होती है, इनको अपन ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और 16 के बाद ये जब तक 60,000 होती है तब तक उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं दोस्तों। बार बार डिवाइडेशन होता जाता है और 60,000 के आसपास ब्रांचेस बना लेती है तो उसको अपन क्या बोला, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। जहां तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उस तक का जो पार्ट होता है उसको अपन किसको बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन है दोस्तों। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है उसको अपन रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तब बनेंगे जब जिसके अंदर 5 इंटू 10 की घात 5 यानी समथिंग ये हो गया, समथिंग 5 लाख। जब इसकी 5 लाख ब्रांचेज हो जाएगी, 60,000 से 5 लाख ब्रांचेज हो जाएगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। 60,000 से ऊपर निकलते ही जब तक वो 5 लाख का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं करता है तब तक उसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर डिवाइडेशन होता जाता है और ये क्या बन जाता है, एल्वियोलर डक्ट बन जाता है। ओके, फिर दोबारा इनमें डिवाइडेशन होगा तो वो एल्वियोलर डक्ट बन जाएगा। इसके बाद जब ये एल्वियोलर डक्ट है, इनकी संख्या समथिंग 8 लाख हो जाए, 8 लाख से भी ज्यादा। ओके 80 लाख के आसपास
जब इनकी संख्या 80 लाख हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एल्वियोलर सेक। जो एल्वियोलर डक्ट है वो वापस कन्वर्ट किसमें हो गया, एल्वियोलर सेक में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। ये जब ये एल्वियोलर सेक बन गया, ये भी किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी जोन का ही पार्ट है। इस एल्वियोलर सेक के बाद क्या बनता है, जितने एल्वियोलर सेक है उतनी ही एल्वलाइज बनती है, और जितनी भी एल्वलाइज होती है, जैसे गुब्बारे जैसी एक स्ट्रक्चर है, सभी प्रकार के एल्वियोलर सेक से आगे जो स्ट्रक्चर जुड़ेगी वो उसको क्या बोलेंगे, एल्वलाई बोलेंगे। और एल्वलाइज के आगे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन बोलते हैं रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं अपन रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। और ये क्या है, एक तरह से एल्वोलाई, एल्वियोलाई बोलते हैं इसको दोस्तों। क्लियर है? तो आशा करता हूं यहां तक का आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इससे आगे का जो कंटेंट है वो पार्ट सेकंड के अंदर या क्लास 2 के अंदर लेके आएंगे। इसके बाद जो भी कंटेंट होगा उसको यूट्यूब के अंदर अपलोड करने के साथ ही साथ मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो आप हर बार जब भी विजिट करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है वो आपको एक ही साथ सीरियल वाइज मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।